नमस्ते व्यूअर्स। मेरा नाम पूजा कश्यप है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला न्यूज़ हेडलाइन जो हमारा है वो है इंडिया सीरियसली कंसर्न ओवर ईरान इजराइल हॉस्टिलिटीज़। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान ने अभी रिसेंटली इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं। ड्रोन अटैक्स। अब ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों ही इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम किसी कंट्री को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं तो उसका मतलब है कि वो स्ट्रैटेजिकली अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जो इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका जो बैकग्राउंड है वो है इजराइल हमास वॉर, जो कि हम जानते हैं कि अक्टूबर के टाइम से स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है इजराइल और हमास का वॉर। तो अब क्योंकि ईरान जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, तो इट इज़ अटैकिंग इजराइल सो दैट to take revenge of the attacks it has been conducting on Palestine। तो यहाँ बात हो रही है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में हॉस्टिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर या इंडिया की जो कम्युनिटी है जो वहाँ रहती है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, और इंडिया के जो रिलेशंस हैं इन दोनों कंट्रीज़ के साथ और ओवरऑल पूरा मिडिल ईस्ट में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये मिडिल ईस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट होता है टू अ सर्टेन लेवल तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए देखते हैं कि इंडिया के का जो रिलेशंस है ईरान के साथ उसके पर क्या इम्पैक्ट होगा। India has been actively involved in trade and cooperation with Iran and other countries in the region. Any disruption caused could affect the India's trade routes, जैसे कि एग्जाम्पल INS-TC, विच इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया रशिया ईरान और कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है और ये एक ट्रेड रूट ऑफर करता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और टाइम इफेक्टिव भी होगा। तो इन केस अगर ईरान की सिचुएशंस जो है वो ख़राब होने लगती हैं तो देर आर हाई चांसेस कि ये जो ट्रेड रूट है वो अफेक्ट हो जाएगा और उसके बाद इंडिया का जितना भी ट्रेड इस रूट से पास करता है, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि इंडिया के एक शिप को सीज कर लिया गया जिसमें कि 15 इंडियन पैसेंजर्स थे। तो दिस कैन हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स। A conflict between Iran and Israel could potentially impact this trade route and hinder India's growing stakes in the region। दूसरा हम जानते हैं कि ईरान और इंडिया को कनेक्ट करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है हमारा चाबहार पोर्ट। और इन केस अगर ऐसा होता है, और ईरान इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन ऑयल परचेजेस, गैस परचेज, तो ये सारी चीज़ें जो है जिस पे हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, वो इम्पैक्ट होने लगेगी अगर ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड सेम गोज़ फॉर इसराइल, कि अगर इसराइल के साथ इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के रिलेशंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि इसराइल जो है वो आफ्टर 1990s has emerged as a very strategic partner for India. And due to this, every single day the importance of Israel for India is increasing, and India has been signing various kinds of partnerships with Israel, जैसे कि हम एग्रीकल्चर में, वाटर में, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टेक्नोलॉजीज़, वाटर को कैसे कंजर्व करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इंडिया और इसराइल दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट है काउंटर टेररिज्म में। जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी अपनी नेबरिंग कंट्रीज से दोनों ही कंट्रीज़ को टेररिज्म का खतरा है। इसकी वजह से इंडिया और इसराइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना सकते हैं टूवर्ड्स काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स। तो हम देखते हैं कि India has been working to strengthen its ties with Israel in various areas such as defense technology, agriculture, and counter terrorism. Any escalation in the conflict
between Iran and Israel could lead to India caught in the middle. इसके अलावा जो एक और इम्पैक्ट है वो हमारी इंडियन कम्युनिटी जो कि इज़राइल और ईरान में रहती है। तो जैसा कि हमने देखा था कोविड के टाइम पे इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिससे कि जितने भी इंडियंस जो बाहर फंसे हुए थे उनको बाहर लाया गया। सिमिलरली यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें कि जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया गया। तो दिस इज़ अ उनको भले ही हम वापस लेके आ जा रहे हैं बट जो लोग वहाँ रहते हैं वो उनका घर है। दे हैव देयर बिजनेस, दे हैव देयर जॉब्स, दे हैव देयर फैमिली, पूरी उनकी सेटल्ड लाइफ है। उनको भले ही इंडिया वापस लेके आ रहे हैं बट दैट डजंट मीन्स कि उनकी लाइफ जो है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। देयर लाइफ विल कंटिन्यू इन द सेम वे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी जो इंडियन इंटरेस्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इस बीच में, ताकि ओवरऑल हम दोनों कंट्रीज़ के साथ एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशन जो हमारा अब तक का है उसको मेंटेन कर सके। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो ईरान और इज़राइल दोनों ही मिडिल ईस्ट का हिस्सा है और मिडिल ईस्ट से हमें अगर सबसे पहले कुछ याद आता है तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इन केस अगर मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज़ भी इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने लगती हैं एक एक करके, जैसे देखिए हमने देखा कि ईरान का इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं था बट ईरान स्टेप्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्टीन और इज़राइल एंड हमास। So now if other countries also similarly start stepping into it जैसे कि यूएई या सऊदी अरेबिया, तो it will be a chaotic situation in the whole Middle East and this will affect the global economy as well as the Indian इकोनॉमी। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से हर स्टेप ले। जैसा कि हम देखते हैं कि जो रिसेंटली अभी इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ को कम्युनिकेट करना शुरू किया है कि पीस कितना इम्पॉर्टेंट है, जो एक न्यूट्रलिटी है अपनी पॉलिसीज़ में वो मेंटेन करनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से इंडिया ऐसे ही स्टेप्स ले ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ हेडलाइन की तरफ। फिक्सिंग इंडियाज वीवीपैट बेस्ड ऑडिट ऑफ ईवीएम्स। इलेक्शंस आ रहे हैं, 19th से फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन स्टार्ट है। तो अभी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें आपको ईवीएम्स, वीवीपैट्स, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो आज समझ लेते हैं कि ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है और इसको लेकर के इतनी जो कन्फ्यूजन है वो क्यों है। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहली बार पहले जो हमारा वोटिंग होता हुआ करता था वो हुआ करता था बैलेट पेपर्स के थ्रू, कि लोग अपने बैलेट पेपर्स को बॉक्सेस में डालते थे और उन पेपर्स की काउंटिंग होती थी। पेपर्स पे जो कैंडिडेट्स थे उनके सिंबल्स, पार्टी सिंबल्स वगैरह बने होते थे और वो उन पेपर्स को बॉक्सेस में डालते थे और इन्हीं बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होती थी। बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये था साल 1999 जब पहली बार ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2014 के जनरल इलेक्शंस में सबसे पहली बार, लोकसभा इलेक्शंस में सबसे पहली बार वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम जानते हैं कि ये वीवीपैट्स हैं क्या। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका मतलब है कि ये मान लीजिए कि ईवीएम है, ये एक मशीन से कनेक्टेड है, एक स्क्रीन से कनेक्टेड है। ये हमारा ईवीएम है और ये एक स्क्रीन से कनेक्टेड है जो कि वीवीपैट है, एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसा है दिखने वाला जो कि वीवीपैट है। अब इस पे अलग अलग पार्टीज़ के सिंबल्स और उनके नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे इंसान, मैंने अगर ये बटन प्रेस किया तो मान लीजिए कि ए पार्टी को मेरा वोट दिया। अब यहाँ जो स्क्रीन है यहाँ से एक स्लिप निकल के आएगा और ये शोकेस करेगा कि मैंने ए को वोट दिया है, ताकि मेरे अंदर ये संतुष्टि आ जाए कि जो मेरा वोट है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है और किसी तरीके का कोई मैल फंक्शनिंग नहीं है, किसी तरीके का कोई मिसयूज़ नहीं किया गया, कोई टैम्परिंग नहीं की गई है।
तो ईवीएम्स कैसे काम करता है, तो ईवीएम्स किसने डेवलप किया, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में है तो देर आर चांसेस कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था किसके साथ अलायंस में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इट इज़ अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड लोकल बॉडीज like panchayats and municipalities. It is a microcontroller based instrument designed to modernize the electoral process. अगर हम वो ही बैलेट पेपर्स को यूज करते रहते तो अभी तक हमारा जो प्रोसेस था वो इतना स्मूथ, इतना सिंपल, इतना फास्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए मॉडर्नाइज करने के लिए ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। प्लस ताकि अभी तक ईवीएम्स को कोई टैम्पर नहीं कर सका है, जितने भी टेस्ट हुए हैं इसको हैक करने के वो भी अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो देर इज़ वेरी फाइन पॉसिबिलिटी कि जो ईवीएम्स हैं वो हैक प्रूफ है, बट फिर भी अभी और भी टेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी बार ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो एलिगेशन लगाती हैं कि ईवीएम्स को टैम्पर किया गया है, और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये जो कंट्रोवर्सी अभी उमड़ के आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि लोग जो हैं, ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, वो डिमांड कर रही हैं कि ये जो वीवीपैट से स्लिप्स निकलते हैं ये और टाइम के लिए निकलने चाहिए। प्लस जितनी बार भी ये स्लिप्स निकली उन सारे स्लिप्स को निकाल करके एक बार उनकी रिकाउंटिंग करना, यानी कि ईवीएम के वोट्स के बाद ये जो स्लिप्स निकले ये एक तरीके का बैलेट पेपर हो गया। तो ये जो स्लिप्स निकले वीवीपैट से इनको रिकाउंट करके उसको टैली करना कि या ईवीएम का रिजल्ट और वीवीपैट का रिजल्ट सेम है या नहीं, टू मेक श्योर कि ईवीएम को किसी तरीके से टैम्पर नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में इसी से रिलेटेड एक जो केस है वो भी फाइल किया गया है, जिस पर कि अभी कुछ ही दिनों में सुनवाई होने वाली है। तो हाउ द वीवीपैट वर्क्स, द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल is a system of verifying votes without traditional paper ballots directly linked with the EVMs, first introduced in 2014 Lok Sabha elections. एवरी टाइम अ वोटर कास्ट अ वोट, जब जब भी वोटर अपना वोट कास्ट करता है तो वीवीपैट प्रोड्यूसेस अ स्लिप दैट इज ओनली विजिबल टू द वोटर, और किसी को नहीं दिखेगा। बाद में अगर इलेक्शन ऑफिसर चाहे कि वो दोबारा से खोल के देख ले उसको उसके वोट देने के बाद तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, टेक्निकलिटीज को पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद जो पेपर्स हैं उनको जरूर निकाला जा सकता है। दिस लेट्स द वोटर कन्फर्म दैट द वोट हैज बीन accurately casted through the EVM and contains the serial number and the symbol of the candidate. This VVPAT slip displays the name and symbol of the party the voter voted for. Under the VVPAT system, the vote is recorded in the control unit so that in case of any dispute, a paper slip can be counted to verify the result being shown on the EVM. कहाँ पे काउंट होता है, तो कंट्रोल यूनिट में, कि अगर कोई किसी तरीके की कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई मैल फंक्शनिंग का न्यूज़ आता है या कोई इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट होता है तो उसको रिकाउंट किया जा सके। The machine where this VVPAT slip goes has a transparent window through which the voter can observe the printed slip. The VVPAT slip is placed inside a sealed compartment of the machine. These slips can be accessed in case of any dispute surrounding the EVMs. जिसको मन उसको अगर मन किया कि VVPAT को उठाकर उसके स्लिप्स देख ले तो that is not possible. जब ईसीआई इस बात को कंफर्म कर देगा कि किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हुआ है, किसी तरीके की कोई मैल फंक्शनिंग हुई है, टैम्परिंग हुई है, तभी जा करके इन वीवीपैट्स को ओपन करके दोबारा से रिकाउंट किया जा सकता है। और ये जो पेपर स्लिप दिखाया जाता है वोटर को वो 7 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। तो जो ऑपोजिशन के लोग हैं या जो चैलेंजर्स हैं जिन्होंने ईवीएम को, वीवीपैट को चैलेंज किया है, उनका कहना है कि दीज 7 सेकेंड्स इज अ वेरी लिमिटेड टाइम, इसको और टाइम के लिए दिखाओ ताकि वोटर जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो सके कि जो मैंने वोट दिया वो सही तरीके से कास्ट हुआ है कि नहीं। क्योंकि कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि सामने क्या हो रहा है। पहली पहली बार जब लोग वोट देने जाते हैं या जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको ताकि अच्छे से समझ आ जाए तो इस टाइम लिमिट को और बढ़ाना चाहिए। चैलेंजेस क्या है वीवीपैट और ईवीएम्स के, तो टेक्निकल मैल फंक्शंस, मशीन है जो कि इंसान ने बनाई है, भगवान ने तो बनाई नहीं है, भगवान के बनाया हुआ शरीर भी खराब हो जाता है, लेकिन ये तो एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ मशीन है जिसमें कि टेक्निकल मैल फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये कह देना कि बिल्कुल ही हैक प्रूफ है, टैम्पर प्रूफ है, इस काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। इसीलिए इसको और डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का
प्रिंसिपल है उसको हम मेंटेन करके रख सकें। Second point है verification of paper trails. Another challenge is the verification of paper trails generated by the VVPAT machines. While the machines are meant to provide a physical record of the vote cast, it is not always clear how this record can be verified, especially in cases if there is discrepancy. क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई discrepancy report ही नहीं हुई है, तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि अगर कभी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो ईवीएम के वोट्स को और वीवीपैट के वोट्स को हम टैली कैसे करेंगे। ये देखिए, ये है ईवीएम और वीवीपैट मशीन। ये ईवीएम है और ये वीवीपैट है, जहाँ पे कि वोटर को जो है वो अपना कास्टेड वोट नजर आता है। Many allegations have been made by political parties on the reliability of EVMs. A recent petition filed by the Association of Democratic Reforms in 2023 stated that the current practice by ECI to count the electronically recorded votes in all of the EVMs and cross-verify EVMs with the VVPATs in only 5 randomly selected polling booths is not sufficient per constituency. तो क्या करता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, तो वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 booths are selected, 5 booths are selected, और इन 5 booths में से जो ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं उनको टैली किया जाता है। तो यानी कि पूरी कंट्री में नहीं बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो अगर एक स्टेट में मान लीजिए 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उस स्टेट में टोटल कितने बूथ्स वेरीफाई होंगे, तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 बूथ्स को रैंडमली सेलेक्ट करके वेरीफाई किया जाएगा कि वहां पर जो ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं वो टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर पूरे देश के लिए ये चीज़ देखी जाए तो बहुत सारे नंबर ऑफ बूथ्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि अगर कि किसी तरीके की टैंपरिंग की गई है कि नहीं की गई। और आर्टिकल में ये भी बात होती है कि अगर इन 5 पोलिंग बूथ्स में से किसी एक में भी किसी तरीके का कोई एक ईवीएम भी किसी तरीके से छेड़छाड़ किया हुआ पाया जाता है, तो वो सारे जितने भी ईवीएम्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सबको दोबारा से रीवेरीफाई किया जाएगा। तो अब द मैटर इज सब जुडिस, तो हम देखते हैं कि आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, और मैं इसको आपके साथ बिल्कुल उसी तरीके से कवर करूंगी जैसे मैंने अभी तक की सारी चीजें कवर की है। आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, अर्बनाइजेशन नो लिबरेटिंग फोर्स ऑफ फॉर दलित्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कल 14 अप्रैल था और ये हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनकी जयंती थी कल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी कल, अंबेडकर जयंती। तो और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो ही वॉज अ चैंपियन ऑफ द दलित कॉज। अनटचेबल्स की भलाई के लिए, अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके चैंपियन के लिए इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी ताकि इनकी जो लाइफ है उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि कास्ट इनइक्वालिटी से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, कास्ट के बेसिस पे लोगों को मंदिर नहीं जाने देना, उनके लिए जॉब्स अलग से रिजर्व कर देना, ये सारी चीज़ें थी जो इनको फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट उठाई थी। इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो कहना चाहता है कि अंबेडकर जो थे वो अर्बनाइजेशन में बिलीव करते थे। यहाँ कंपैरिजन किया गया है गांधी और अंबेडकर का, कि अंबेडकर अर्बनाइजेशन में बिलीव करते थे और गांधी जो थे वो विलेज एज द बेसिक यूनिट में बिलीव करते थे। अंबेडकर की आर्ग्यूमेंट्स थी कि अगर कोई अर्बनाइज्ड है तो वो जो है वो कास्ट इनइक्वालिटीज़ में बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो है वो उतनी प्रेवलेंट नहीं होती। अब ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज अब खुद आप इमेजिन करिए, अर्बन एरियाज़ में अपार्टमेंट्स होती हैं, तो क्या अपार्टमेंट्स में लोग पूछते हैं ये देने से पहले कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, या आपके बगल वाला जो नेबर है आपका, आप उनसे पूछते हैं कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? नहीं, लोग जो है वो साथ साथ में अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं। बट विलेज में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। विलेज में एरियाज जो है वो सेग्रीगेटेड होते हैं, हायर कास्ट के लिए अलग और लोअर कास्ट के लिए
अलग। इसीलिए अंबेडकर जो थे वो अर्बनाइजेशन में बिलीव करते थे, बट गांधी जो थे वो विलेज लाइफ में बिलीव करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट बन गए तो अपने आप पूरी की पूरी कंट्री जो है, पूरा का पूरा इंडिया जो है, वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। बोथ हैड देयर ओन लॉजिक्स फॉर गिविंग द आर्ग्यूमेंट टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन एंड टुवर्ड्स रूरल लाइफ। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग है। एंड गांधी और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी जो थी वो बहुत फंडामेंटली डिफरेंट थी, इस वजह से दोनों को कंपेयर काफ़ी हद तक किया जाता है। तो यहाँ अब जो ऑथर है वो कह रहा है कि अंबेडकर ने जो विजन अपनाया था रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन, दैट हैज़ नॉट कम ट्रू, क्योंकि उनके हिसाब से अर्बन एरियाज में जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं वो प्रेवलेंट नहीं होती हैं। बट अभी जो सिचुएशन है अर्बन एरियाज जैसे हैं उनमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसके बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अगर अर्बन एरियाज में जाता है तो उसको बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है? Education and skills. Unlike villages where occupations are often predetermined by caste, cities value skills and education. अगर मेरे ऑफिस में कोई इंसान आता है तो डिपेंडिंग ऑन हिज और हर स्किल आई विल ऑफर हिम द अवेलेबल जॉब, ना कि डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कास्ट। तो अर्बन एरियाज के जो ऑफिसेज होते हैं जैसे कि एमएनसीज, अब एमएनसीज का जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है, आपके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते हैं, आपके स्किल्स पूछे जाते हैं, ना कि ये पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अर्बन एरियाज में जो जॉब्स हैं, जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट हमें मिलता है, वो दैट इज़ बियॉन्ड द कास्ट सिस्टम। बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता है। विलेजेस में अभी भी कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, हायर कास्ट के टीचर्स उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनका जो पढ़ाई लिखाई है उस पर उतने अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है। Second, social services. Cities offer access to educational institutions, job training programs, and social welfare schemes. These resources can empower lower caste individuals and equipping them with tools to challenge the societal barriers. क्योंकि social services जो है वो cities में ज़्यादा better available है, तो इस वजह से there are high chances कि ये जो caste लेवल क्वालिफिकेशन है इनकी कोई ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो सिटीज़ होती हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, वो कास्ट पे नहीं बल्कि क्लास के ऊपर में डिपेंड करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका एक डीमेरिट है कि एक तरीके का जो स्ट्रैटिफिकेशन है, भले ही वो कास्ट के बेसिस पे ना हो बट क्लास के बेसिस पे हो, वो सिटीज़ में भी देखने को मिलता है। हाउएवर ये तो परसिस्टेंस ऑफ प्रेजुडिस मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या है हमारे अर्बन एरियाज में। इनफॉर्मल सेक्टर बायस। While some urban sectors provide opportunities, a large portion of the workforce is employed in the informal sector. Street vendors, construction workers, domestic help, or generally it is seen कि all these informal sector people are from the lower castes. So they come to the cities for better opportunities, but they are unable to find those opportunities. These jobs often rife with caste-based discrimination. A Dalit woman, even with a nursing degree, might struggle to find job due to her caste background. Segregated communities. Urbanization often leads to residential segregation, with Dalit communities relegated to slums or specific neighborhoods. ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि urban areas में भी, मान लीजिए ये कोई city है, तो there are chances कि जो हायर कास्ट के लोग हैं वो एक जगह पे सेग्रीगेट होकर रहें, और जो दलित्स हैं वो उनको अलग से एक एरिया दे दिया जाए कि यहाँ पर आपको रहना, और पूरी की पूरी कम्युनिटी उसी एरिया में सेग्रीगेट होके रह जाएगी, और इंटरमिक्सिंग जो है दोनों कम्युनिटीज़ का वो बहुत कम हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट्स, कॉमन एरियाज जो है वो सब तो इनके लिए कॉमन ही रहेगा, बट जो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट ख़त्म नहीं हो जाएगा। Caste and religion. In urban spaces, caste identities
can intertwine with religion, creating new forms of exclusion. Religious stereotypes and prejudices can be often used to justify caste-based discrimination. कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान को रेंट पे घर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आर प्रेवलेंट इन द अर्बन एरियाज. सो द विजन दैट अम्बेडकर हैड इमेजिन्ड कि अर्बन एरियाज में किसी तरीके की कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, वो पूरे हद तक अभी तक अचीव नहीं हो पाई है, यही इस आर्टिकल का कहना है. सो इट इज़ आवर ड्यूटी एज गुड सिटीजन्स, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कि इन डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ हम जो है अपनी लड़ाई को अभी भी कंटिन्यू रखें. नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ आइटम है वो है वियना कन्वेंशन से रिलेटेड. भले ही इस पूरे आर्टिकल में आपको इम्पॉर्टेंट सिर्फ फर्स्ट के 2 लाइन है कि इक्वाडोर्स रेड ऑन April 5 एट द मेक्सिको एम्बेसी इन क्विटो इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. इक्वाडोर ने क्या किया है कि अभी पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि इक्वाडोर का एक वाइस प्रेसिडेंट जिसपे कि कन्विक्शन के चार्जेस लगे थे, करप्शन के चार्जेस लगे थे और वो कन्विक्टेड भी था, वो मेक्सिको की एम्बेसी में जाता है फॉर असाइलम. और एज पर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कोई भी अगर किसी कंट्री के एम्बेसी में है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. बट व्हाट डिड इक्वाडोर डू? तो इक्वाडोर ने मेक्सिको की एम्बेसी जो वहाँ थी उस पर अटैक किया और इस इंसान को, ये जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है इनका जिसका नाम ग्लास है, उसको अरेस्ट कर लिया. एंड दिस वॉज कॉल्ड अ रेड ऑन Mexican embassy in Ecuador, which is a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. इसके बाद जो मेक्सिको है उसने अप्रोच किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि जो इक्वाडोर है उसने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की का वायलेशन किया है. तो अब हम समझते हैं कि ये वियना कन्वेंशन है क्या. Adopted in 1961, it focuses on diplomatic relations between two countries. और ये हमारे प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी नाम से एक और कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, वियना कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज, जिसको कि हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे. It defines the rights and responsibilities of diplomats and diplomatic missions. This convention is crucial for facilitating peaceful and productive communication between nations. अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? तो सबसे पहला डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कोर प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन. क्या ग्रांट करता है भाई ये? तो इट ग्रांट्स डिप्लोमैट्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन द होस्ट कंट्रीज लीगल सिस्टम फॉर मोस्ट सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस. अगर मैं एक डिप्लोमैट हूँ, कल को मैं किसी और कंट्री में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे इम्यूनिटी है कि मुझे किसी तरीके का मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाया जा सकता है, बिकॉज आई हैव द डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस. दिस अलाउज देम टू रिप्रेजेंट देयर होम कंट्री फ्रीली एंड विदाउट फियर ऑफ अरेस्ट. कल को अगर इंडिया एज एन इंडियन डिप्लोमैट मैं किसी कंट्री में जाती हूँ और जा करके मैंने इंडिया को सपोर्ट किया एंड उस टाइम पे उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस जो है वो अगर उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं और कुछ मैंने उसके खिलाफ बोल दिया, तो देयर इट इज़ नॉट अलाउड, दैट कंट्री इज़ नॉट अलाउड टू अरेस्ट मी एज पर द वियना कन्वेंशन. However, this also has limitations and can be waived by the sending country. अब जाके वहाँ अगर मैंने मर्डर ही कर दिया तो ऑब्वियसली जो इंडिया की कंट्री है, जो इंडिया है, वो भी मुझे इस मामले में इम्यूनिटी देने से मना कर देगा, तो वो वेव ऑफ कर दिया जा सकता है under certain conditions. Diplomatic missions, embassies, consulates and other official representation of a country in another country are considered diplomatic missions. आपने दिल्ली में देखा होगा हर कंट्री की एम्बेसीज लोकेटेड है, कॉन्सुलेट्स लोकेटेड है, तो इन्हीं एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स को डिप्लोमेटिक मिशंस बोला जाता है. और वियना कन्वेंशन ये इंश्योर करता है कि ये जो मिशंस हैं ये फ्रीली और सिक्योरली ऑपरेट कर सके, और ये ही कॉन्सेप्ट है जिसका वायलेशन अभी इक्वाडोर ने किया है बाय अटैकिंग द एम्बेसी ऑफ मेक्सिको.
Third है diplomatic staff. This includes ambassadors, consuls, and other personnel working in diplomatic missions. This convention defines their privileges and immunities, allowing them to travel freely, communicate securely, and perform their duties without any hindrance. Recent issue क्या है ये मैंने आपको explain कर दिया कि जॉर्ज ग्लास, यही नाम है फॉर्मर इक्वेडोरियन वाइस प्रेसिडेंट का, जिनको कि कन्विक्ट किया गया है करप्शन के लिए, और वो क्विटो में लोकेटेड मैक्सिकन एम्बेसी में जाकर के असाइलम मांगते हैं, जिसके बाद जो इक्वेडोर की पुलिस है वो उस पर रेड करती है मैक्सिकन एम्बेसी पे और ग्लास को अरेस्ट कर लेती है. मेक्सिको रिएक्टेड स्ट्रांगली, suspending the diplomatic relations with Ecuador and appealing to the International Court of Justice. They argue that Ecuador's actions violated international law and the Vienna Convention on Diplomatic Relations. बढ़ते हैं हमारे आखिरी न्यूज़ आइटम की तरफ. Decoding the judgment on Jim Corbett. Recently, March 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे उसके खिलाफ जजमेंट दी है. ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से बहुत सारा जो ट्रीज़ है, बहुत सारे ट्रीज़ को इलीगली विदाउट परमिशन जो है वो कट किया जा रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ की जो टाइगर्स थे, जो यहाँ की नेचुरल फौना थी, वो खतरे में पड़ रही थी. तो हम देखते हैं कि इस जजमेंट की एस्पेक्ट्स क्या क्या है. टाइगर सफारी बैन इन कोर एरियाज. अब जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. बीच में एक कोर एरिया होता है जिसमें किसी तरीके की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, और उसके अराउंड एक बफर जोन होता है जिसमें कि हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो कोर एरिया है जिसमें कि कुछ भी अलाउड नहीं है, ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें कि जानवरों को, पौधों को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है, ताकि उनको किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरीके का कोई थ्रेट ना हो उनके ऊपर, और उनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम कंजर्व कर सकें. तो यहाँ कोर्ट का कहना है कि बैन टाइगर सफारीज फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड इन द कोर एरिया ऑफ Jim Corbett National Park. This is a critical step towards protecting critical habitat of tigers and preserving the ecological balance of the park. क्योंकि अगर हर जगह आप सिर्फ इको टूरिज्म के नाम पर लोगों की भीड़ को बढ़ा दोगे, और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे, इधर पैकेट फेंक देंगे, उधर बॉटल फेंक देंगे, तो वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज़ टू इंश्योर कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके. Next is committee for buffer zones. The court ordered the formation of a committee to assess the feasibility of permitting tiger safaris in buffer or fringe areas of the park, and not just for Jim Corbett but potentially for national parks across India. तो ये जो जजमेंट है इसका जो इम्प्लीकेशन है ये सिर्फ जिम कॉर्बेट तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि जितने भी नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं उन सब पे कोर्ट का ये कहना है कि एक कमेटी बनानी होगी, और ये वो कमेटी का काम क्या होगा कि जो ट्रांजिशन एरियाज है या बफर एरियाज हैं वहाँ पे वो कमेटी एग्जामिन करेगी कि यहाँ पे भी टाइगर सफारीज परमिटेड हैं या नहीं है. कोर्ट का कहना था कि नेशनल पार्क जू नहीं है कि आप लोगों को जानवर दिखाते फिरिए. नेशनल पार्क इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल विच इज टू बी प्रिजर्व्ड, ताकि उनका जो हैबिटेट है वो अपने हैबिटेट में सुखी रह सके और सुरक्षित रह सके. Environmental damage and accountability. The court strongly criticized the Uttarakhand government for allowing deforestation and illegal construction activities within the park. The judgment directed the central government to establish a committee to propose measures for mitigating the environmental damage caused and to recover the cost from those accountable. तो यहाँ पे जो illegal construction हुई थी, जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, कोर्ट ने ये कहा है कि एक कमेटी बनानी होगी जो इस चीज़ को ये कमेटी पहली वाली कमेटी से अलग होगी. तो ये जो सेकंड कमेटी बनेगी वो इस चीज़ को एग्जामिन करेगी कि जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया और उसकी वजह से जितने पेड़ काटे हैं उनका कॉस्ट क्या होगा, और ये कॉस्ट जब कैलकुलेट हो जाएगा तो जो भी इसमें अकाउंटेबल पाए जाएंगे वो इस कॉस्ट को रीपे करेंगे.
और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे इस कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल का कहना है कि एक मेथड होना चाहिए, एनालिटिकल मेथड, जो कि फ्यूचर के लिए भी एक गाइडलाइन बन सके कि अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है इन द फ्यूचर तो उससे हम इस कॉस्ट को निकाल सकें और दोबारा से वापस कोर्ट कचहरी इन सब चक्करों में ना पड़ने की ज़रूरत पड़े। Implications of the judgment. Conservation focus. This judgment prioritizes conservation efforts within the Jim Corbett National Park. The ban on core area safaris and the focus on minimal impact practices in buffer zones reflects a stricter approach towards protecting endangered species and their habitat. इंसान जो है वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, ना कि जानवरों के बारे में। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, एटलीस्ट वो कोशिश करें कि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और उनके हैबिटेट को हम बचा सकें। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि कम्प्लीटली सिर्फ इंसान ही बच जाएंगे और ये स्पीशीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी अ डे ऑफ कैटास्ट्रोफी फॉर द अर्थ। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जब सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुई है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। Regulation of tiger safaris. The committee formed will determine the future of tiger safaris in the buffer zones. If allowed, they will be subject to strict regulations to ensure animal welfare and minimal ecological disruption. कि अगर बफर जोन में भी अलाउ किया जाता है टाइगर सफारी तो वो बिल्कुल रेगुलेटेड होगा। जो अभी तक अनरेगुलेटेड तरीके से जितने मन उतने लोगों का टाइगर सफारी हो रहा था, किसी तरीके की कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो रही थी उन लोगों पर, और जो गवर्नमेंट थी या जो मैनेजमेंट थी वो जो मन चाहे वो कर रही थी, उन चीज़ों को अब रेगुलेट किया जाएगा ताकि जो एनिमल्स हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर किया जा सके और जो इकोलॉजी है उसको कम से कम डिसरप्शन हो, ये चीज़ इंश्योर की जा सके। थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। ये जो जजमेंट है ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा फॉर फ्यूचर पीपल कि अगर ऐसा कोई केस हम करते हैं, अगर हम ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करते हैं तो दैट इज टू बी पेड। हम इसके लिए फ्री में छूटे नहीं रह सकते हैं और इसका कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा इन सम और द अदर फॉर्म। Last point है natural repercussions. The judgment has implications beyond Jim Corbett. The committee's recommendations on tiger safaris and environmental damage mitigation could be applied to national parks across India, promoting a more standardized and ecologically sensitive approach to wildlife tourism. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो जजमेंट है ये सिर्फ जिम कॉर्बेट तक ही सीमित रहने वाला जजमेंट नहीं है। बाकी हर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं जिनमें भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उन सब नेशनल पार्क्स के लिए ये जजमेंट जो है वो एक एग्जाम्पल की तरह एक्ट करेगा। However, there are certain unresolved issues, जैसे कि कमिटी recommendations. The specific recommendations of the committee on buffer zone safaris and environmental damage are yet to be determined. These will be crucial in shaping future management of Jim Corbett and potentially other national parks. कब कमिटी बनेगी, कब उसका जजमेंट आएगा, तब तक जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है इन पर किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट. The success of the judgment hinges on effective implementation of the court's directives. Strict enforcement is necessary to ensure that the ban on the core areas is upheld and that any future directives in the buffer zones adhere to the established guidelines. ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास guidelines नहीं है, अभी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या एनजीटी के बहुत सारे जजमेंट्स हों, इन सब में इन चीज़ों को लेकर के बात की गई है और ये जजमेंट कोई नई बात नहीं बोल रहा है। बट फिर भी ये इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अब तक की जो लॉज हैं और आगे जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनका एनफोर्समेंट जो है वो इंश्योर किया जा सके कि उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट है कोर एरियाज और बफर एरियाज वाला, ये तो बहुत पहले से है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात नहीं बोली है। बट यही मैटर की कोर एरियाज में भी टाइगर सफारीज हो रहे हैं इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द लॉ, जिसको कि हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। तो इसका
सीधा साधा मेजर इसके लिए होगा कि इंश्योर करना कि जो लॉज हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जा सके, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जा सके। स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल पार्क्स विद इन इंडिया, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है ताकि ये जो पूरी जजमेंट है ये समझ में आए। तो कोर एरिया मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन, ह्यूमन एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी इको टूरिज्म के लिए तो ह्यूमन एक्टिविटी का होना इज काइंड नेक्स्ट टू impossible, with the focus being on wildlife habitat conservation and minimal ecological disturbance. Core areas often serve as breeding grounds for endangered species. आप खुद सोचिए, आपका घर जो है, your house is your core area and the vicinity is the buffer area. तो जब भी कोई आता है आपके घर में तो पहले वो बफर एरिया में आता है, बाद में अगर आप उसको जानते हैं तब जाके वो आपके कोर एरिया में यानी आपके रूम में एंटर करता है। और इसी रूम में अगर आपके साथ साथ रोज कोई ना कोई स्ट्रेंजर आने लगे जो आपसे आपको देखने लगे, आपके बारे में बातें करने लगे, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे? तो सिमिलरली भले ही एनिमल्स जो है वो बोल नहीं पाते हैं बट दे ऑल्सो फील द सेम कि रोज रोज हमारे घर में ये बाहर के लोग क्यों आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको एक इनकी सेफ स्पेस दी जाए ताकि इनका जो नेचुरल प्रोसेस है ब्रीडिंग का ये उसको कंटिन्यू कर सके। सेकेंड है हमारा buffer zone. Surrounding the core area, this zone allows for some human activity such as controlled tourism or research, but with stricter regulations compared to the surrounding areas. Buffer zones help minimize external pressures on the core area and provide corridors for wildlife movement. कि यहाँ पे भी जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरीके से अलाउड नहीं है कि जो चाहे वो इंसान कर सकता है। यहाँ पे भी लिमिटेड टूरिज्म अलाउड है, प्लस रिसर्च करने के लिए अगर कोई यहाँ जाना चाहे तो वो जा सकता है। ये एक तरीके का बैलेंस, बफर का मतलब होता है बैलेंस, कि एक तरीके का ये जो कोर एरिया और बाहर का एरिया है उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर थोड़े थोड़े लोग दिखेंगे तो अगर जानवर यहाँ आएगा कोर एरिया से तो उसको समझ आ जाएगा कि ये जो एरिया है इसके बाद अब मेरा एरिया नहीं रहेगा। जानवर जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, उनको समझ आ जाती है चीज़ें। तो यहाँ से अब हमें वापस चले जाना चाहिए एंड दे रिटर्न बैक टू देयर कोर areas. That's all for today. See you tomorrow in the next session. Thank you.